बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के एक दो टॉपिक्स के हवाले से, और उसमें सबसे पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। प्याजे वर्क है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है जीन प्याजे ने पेश की। इसके हवाले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते किसे हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं जहनी नशोनुमा को, जहनी बालिदगी को, डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द माइंड, थिंकिंग प्रोसेस की डेवलपमेंट। इंसान कैसे सोचता है, किस तरह उसकी सोच जो है वो उसके अंदर बेहतरी आती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, तो इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा जी, जीन प्याजे ने जो अपनी थ्योरी पेश की है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके हवाले से हम बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीम्स। 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीम्स, ठीक है। और इसका जो ये प्लूरल लफ्ज है और इसका सिंगुलर जो है वो है स्कीमा। तो स्कीम्स आर पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट चिल्ड्रन एग्जिबिट इन डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो क्या है? पैटर्न हाउ द चिल्ड्रन डील विद द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस. In case of children, schemes can be simple, like the pattern of behavior shown by a child in grasping an object within his reach. बच्चे ने, अगर बच्चा ये देख रहा है कि उसके सामने कोई चीज पड़ी हुई है खेलने के लिए, तो वो उसने किस तरीके से पकड़नी है, दैट इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, कि बच्चा जो है ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से डील करेगा। तो उसकी जो सोच है कि उसने इस ऑब्जेक्ट को या चीज को कैसे पकड़ना है, इसको कहते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स हैं इसी को हम स्कीम्स कहते हैं। ठीक है ना, स्कीम्स आर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, कि बच्चे ने जो स्पेस के अंदर जो चीजें हैं उसको कैसे उसने डील करना है, इसी को हम स्कीम्स प्लूरल, स्कीमा सिंगुलर। ठीक है, और स्कीम से क्या मुराद है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर। पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है? जिस तरीके से बच्चा डील करता है चीजों को, उसको हम पैटर्न ऑफ बिहेवियर कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो इसके अंदर टर्म इस्तेमाल की है उन्होंने की, कौन सा? एसिमिलेशन। Assimilation takes place when the organism uses some object in the environment in the course of its activity. It occurs when new is drawn into the old behavior pattern. Assimilation क्या है? Assimilation ये है कि फॉर एग्जाम्पल तालिब इल्म जो है, तालिब इल्म कह लें, ये बच्चा जो है वो कहता है ये अगर पेन पड़ा हुआ है तो मैं इसको 2 अंगूठे और एक जो पहली उंगली है उसकी मदद से इसको उठा लूंगा, तो दिस इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, पेंसिल को क्या कहता है? अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली से उठा लेगा, तो दिस इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर टू डील विद द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब पेंसिल को तो उसने उठा लिया, अब वो देखता है मेरे पास रिमोट पड़ा हुआ है कोई छोटा सा, तो इसको कैसे उसने उठाना है, इसको कैसे डील करना है। तो ये रेड लाइन पढ़े, इट अकर्स व्हेन द न्यू इज ड्रॉन इनटू द ओल्ड बिहेवियर पैटर्न। वो कहता है कि ये जो रिमोट है इसको भी मैं वैसे ही उठा सकता हूं जिस तरह मैंने पेंसिल को 2 उंगलियों के साथ उठाया। तो अब ऑब्जेक्ट तो वो डिफरेंट डील कर ले, बट इट इज एडजस्टेड इन द ओल्ड बिहेवियर पैटर्न, कि जिस तरह पेंसिल को उठाया था उसी तरीके से वो इस रिमोट को उठा रहा है। तो दिस इज एसिमिलेशन। ठीक होगी बात? स्कीमा मीन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एसिमिलेशन कि अगर वो एक चीज को उठाता है पेंसिल को, तो उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो सेट हो जाता है कि ऐसी चीजों को ऐसे उठाना है। दूसरी चीज को उठाता है तो वो उसी पैटर्न के अंदर उसको लेता है कि इसको भी वैसे ही मैंने डील करना है जिस तरह मैंने पेंसिल को डील किया था। तो अगेन आई एम रीडिंग, इट अकर्स व्हेन द न्यू इज ड्रॉन इनटू द ओल्ड बिहेवियर पैटर्न। नए ऑब्जेक्ट को डील कर रहा है लेकिन पैटर्न ऑफ बिहेवियर उसका पुराना है, पेंसिल वाला, तो दिस इज एसिमिलेशन।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन समथिंग न्यू इज परसीव्ड दैट रिजेंबल्स एन ओल्ड, नई चीज परसीव कर रहा है लेकिन वो पहले की तरह है, ठीक है, उसको डील उसने पहले की तरह करना है, तो दिस इज असिमिलेशन। नाउ accommodation. Accommodation refers to adjusting the old pattern to account for new one. अब वो कहता है कि जो पैटर्न जो है, पुराने वाला पैटर्न काम नहीं कर रहा जब कोई एक और नई चीज को डील करता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक हैवी सी किताब है, उसको उठाना चाहता है, तो वो अब देखें वो 2 उंगलियों से नहीं उठेगी, उसको पूरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो अपना जो ओल्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर था उसको चेंज, अब जो है वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर को चेंज कर रहा है कि ये जो चीज है इसको मैं पहले की तरह नहीं उठा सकता। उसमें पहले 2 उंगलियां इस्तेमाल होती थी, अब पूरी अब 5 की 5 उंगलियां इस्तेमाल होंगी। तो अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा है, इसी को एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन रेफर्स टू एडजस्टिंग द ओल्ड पैटर्न टू अकाउंट फॉर न्यू वन। न्यू वन भी है, डिफरेंट भी है, उसके साथ अब उसने डील करना है, तो उसको अपना पुराना जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज एकोमोडेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है फोर्थ वन इज इक्विलिब्रियम। When the organism या child feels to handle the new situation with the help of previously learned pattern of behavior, अगर अब फॉर एग्जांपल उसने चेयर को ही उठाना है या टेबल को उठाना है, तो अब ओल्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर ना काम करेगा, ना उसके अंदर वो थोड़ी बहुत तब्दीली करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब क्या होगा, उसको अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, नया पैटर्न ऑफ बिहेवियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि someone faces a new situation, when the organism fails to handle the new situation with the help of the previously learned pattern of behavior, तो फिर क्या करता है, he feels imbalance or inequilibrium, उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। However, the individual tries to reduce such imbalance, तो जो इंडिविजुअल है वो अपने इम्बैलेंस को जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ही डज सो बाय फोकसिंग हिज अटेंशन टू ऑन द स्टिमुलाई। वो देखता है कि अब ये मेज है, स्टिमुलाई क्या मेज, इसको उठाना है तो कैसे उठाया जाएगा, ठीक है, उसको फोकस करता है स्टिमुलाई को, एंड हैज काज्ड द इम्बैलेंस, और उसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। इम्बैलेंस गैर तवाजन, आप कह लें गैर मुतवाजन सूरत हाल का उसको सामना होता है। ही डेवलप्स न्यू स्कीम, तो वो या तो नई स्कीम बनाता है और एडॉप्ट्स ओल्ड वन, या उसमें चेंज लाएगा, मेजर चेंज लाएगा, या फिर वो नई स्कीम लाएगा किस चीज की, पैटर्न ऑफ बिहेवियर के। ये इसको डील करना है तो आपको दोनों हाथों के साथ, बाजुओं के साथ ताकत लगानी पड़ेगी, फिर मेज को उठाया जाएगा। तो वो फिर क्या करता है, नया पैटर्न जो है उसका डेवलप करता है। ठीक है ना, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डील करने के लिए बच्चों के जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ लर्निंग, उनके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, तो अगर नई सिचुएशन होगी, पहले के अंदर वो एडजस्ट नहीं करेगा, तो नया पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो बना लेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि जब नया पैटर्न ऑफ बिहेवियर वो बना लेगा तो ही विल कम इन कंफर्टेबल जोन, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वो जो गैर मुतवाजन सूरत हाल थी वो अब तवाजन में आ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं दिस इज इक्विलिब्रियम। तो ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जीन पियाजे के विद रेफरेंस टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये जो हमने पहले की कॉन्सेप्ट्स की बात की है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो स्टेजेस हैं ये भी इम्पोर्टेंट है पियाजे की। कॉग्निटिव के जहन जो है किस तरीके से उसके अंदर नशोनुमा होती है। पहली जो स्टेज है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। इसके नाम से ही जाहिर है, सेंसरी मीन्स सेंसेस एंड मोटर मीन एक्टिविटी। तो देयर कम्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेस एंड द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। मैं सिंपली स्पीकिंग कि अगर बच्चा एक कोई किसी खिलौने को देखता है, ठीक है ना, तो ये सेंसरी है, और फिर उसको हाथ से
मूव करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये मोटर यानी एक्टिविटी है, हरकत है उसकी। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये सेंसरी मोटर स्टेज बनेगी। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ टू 2 years, 2 साल तक है। अच्छा जी, अब इसमें 3 सब स्टेजेस बनाई गई हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। वैसे इसकी 4 टोटल स्टेजेस 4 हैं, ठीक है। तो उसमें पहली जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, और इस सेंसरी मोटर स्टेज जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम बर्थ टू 2 years, तो उसके उसके अंदर 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं। नंबर 1 इज इन्वॉल्व सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी। ये अभी मैंने बात की है कि सेंसेस और मोटर एक्टिविटी के दरमियान कोऑर्डिनेशन आ जाती है, ठीक है ना। such as seeing and hearing, and with their motor action such as moving, touching, tasting। कोई चीज़ देखते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या इस स्टेज को, दिस इज सेंसरी मोटर स्टेज। और ये वो स्टेज है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती है बिटवीन मोटर एक्टिविटीज, मूवमेंट की, और उसके साथ साथ जो सेंसेस हैं उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती है। तो इसी को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। देन देयर इज ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है? शुरू में इन दी देखें, ये स्टेज भी आप थोड़ा सा ये जहन में रखें कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड एंड्स एट द एज ऑफ 2 year। तो जाहिर सी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें भी चेंज ही होंगे ना। बिल्कुल अर्ली और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, 1 साल की उम्र में और होंगे, 2 साल की उम्र में और होंगे। तो इस एक स्टेज के अंदर भी जो है ना, आपको बहुत सारी वेरिएशन या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नजर आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है? जब बच्चा बहुत छोटा है तो वो अगर किसी खिलौने से खेल रहा है, तो अगर वो आप उसके हाथ से ले लें और साइड पे रख दें, तो वो उस चीज को भूल जाता है इन द अर्ली स्टेज, ठीक है ना। बट लेटर ऑन अब वो समझता है कि चीजें गायब नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स परमानेंट है। इस सूरत हाल में अगर आप वो खिलौने से खेल रहा है तो आप उसे खिलौना लेंगे तो वो रोना शुरू कर देगा। उसको पता है खिलौना खत्म, डिसअपियर नहीं हुआ, ये ना होता है, ये छुपा लिया गया है, ये ले लिया गया है, तो वो रोना शुरू कर देगा और वो आपसे डिमांड करेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिसअपियर नहीं होते, परमानेंट हैं। तो इसी को, अच्छा जो ये जो मैंने इसका बड़ा जिक्र आता है, एमसीक्यूज भी बनते हैं। जो पहले मैंने स्टेज जिक्र की है कि अगर बच्चे को खिलौना दें और या बाद में उसके ऊपर कपड़ा डाल दें या आप ले लें, तो बच्चा जो है ना उसको नहीं पता चलता कि जो उससे खिलौना ले लिया गया है। तो इस स्टेज को कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। लेकिन बाद में मैंने कहा कि वो रोना शुरू कर देगा अगर आप उससे कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो इट मींस ही हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी। उसको पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो परमानेंट हैं और गायब शायब नहीं होते। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज सेल्फ एंड वर्ड। ये क्लासिफिकेशन जो है वो अगले के अंदर है, लेकिन तस्वीर यहाँ दे दी गई है। एनी हो, अच्छा जी, तीसरा इसी सेंसरी मोटर स्टेज का जो तीसरा कंपोनेंट है, तीसरे आप कह लें कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज सेल्फ एंड वर्ल्ड। बच्चा कहता है कि जो किसी चीज के बारे में उसका ख्याल है, सबका वही ख्याल, ठीक है ना। वो फॉर एग्जांपल अगर वो सेल्फ एंड द वर्ल्ड, सॉरी जी, ये अकॉर्डिंग टू पियाजे द यंग इन्फेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड वर्ल्ड। वो अपने और जो है दुनिया के दरमियान फर्क जो है वो नहीं कर सकता। तो इस स्टेज पे नहीं होता, वो अपने आप को ही पूरी दुनिया समझता है। तो दिस इज अ सेल्फ एंड द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू पियाजे द यंग इन्फेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट उसके नतीजे के तौर पे उसकी जो थिंकिंग है वो बड़ी हैज़र्ड कह लें, उसके अंदर आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी स्टेज जो है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये दूसरी स्टेज है। इट लास्ट फ्रॉम 2 years to 7 years, 2 से 7 साल के दरमियान।
तो अब हम देखेंगे 2 से 7 साल के दरमियान कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज सिमियोटिक फंक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो सिमियोटिक फंक्शन है। सिमियोटिक फंक्शन क्या है कि बच्चा जब सिंबल्स के साथ काम करता है, सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स, वर्ड्स, जेस्चर्स, साइंस एंड इमेजेस। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। और इसी को सिमियोटिक फंक्शन कहते हैं कि बच्चा जो है वो किसके साथ डील करना शुरू करता है या समझना। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर, साइंस, इमेजेस, इनको अगर समझना शुरू करेगा तो इसी को हम सिमियोटिक फंक्शनिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है बाज़ औक़ात बच्चा, अभी हमने ऊपर भी बात की है कि बाज़ औक़ात बच्चे को कहो ना कि वो बाइसिकल, या बच्चे ने बाइसिकल लेना है तो उसको उसका नाम अगर नहीं भी आता तो वो बाइसिकल के जेस्चर्स के जरिए बाइसिकल की वो आपको बताएगा, अपनी बॉडी को इस फॉर्म में लाएगा कि जैसे साइकिल हो, या हाथों के साथ रेस, या इस किस्म की, या हैंडल को पकड़ने वाला एक्ट शो करेगा। तो जिससे वो पता चलेगा ये बाइसिकल जो है वो डिमांड कर रहा है या उसके मुतालिक कुछ कह रहा है। तो दिस स्टेज इज सिमियोटिक फंक्शन, जहाँ पे वो जेस्चर्स भी बनाता है, सिंबल्स, वर्ड्स, और इनको रिप्रेजेंट भी कर सकता है, इनको रिप्रेजेंट भी कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इस स्टेज के अंदर बच्चों की लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। बिटवीन 2 to 4 ईयर्स, 2 से 4 साल के दरमियान बच्चों की वोकैबुलरी 200 से 2000 तक बढ़ जाती है। डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन, अच्छा ये वो स्टेज है जिसमें कंजर्वेशन में बच्चों को डिफिकल्टी महसूस होती है। ये कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ये है कि अगर चीज़ें जो हैं अपने, मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। कंजर्वेशन ये है कि अगर आप बच्चों को दो चीज़ों में आप पानी डाल के उनके सामने रखें, एक बड़ा टब सा हो और एक जो है लंबा सिलेंडर हो या जग हो, तो दोनों जगहों में अगर एक ही अमाउंट का जो है पानी हो, तो बच्चे जो हैं इस स्टेज के अंदर वो फील करते हैं कि ये जो जग के अंदर पानी है वो ज़्यादा है, हालांकि वो बराबर होता है। तो डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन, वही पानी जो है अगर अच्छा, चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे वो कंजर्वेशन को नहीं समझते, वो समझते हैं जो जिसकी हाइट ज्यादा है वही चीज बड़ी है, ठीक है। तो दिस इज डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन। ईगोसेंट्रिसिज्म, ईगोसेंट्रिसिज्म ये है कि बच्चा एज्यूम करता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ बाकी लोग भी वैसे ही सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कुत्ते से, डॉग से कोई फेयर महसूस करता है तो उसका ये ख्याल होता है कि सब लोग ही कुत्ते से, या बच्चे जो है कुत्ते से डरते हैं। तो इसको हम कहते हैं दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म क्या है? एक खास स्टेज में बच्चा हर चीज को लाइव समझता है। एनिमिज्म इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। Children between 4 to 6 years of age regard everything to be alive unless it is broken or damaged. वो खिलौनों को भी alive समझ लेते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनको पता चलता है कि ये नहीं, ये alive नहीं है। Then there is third stage, concrete operational stage। ये 7 से 11 साल के दरमियान है, और इसके जो इसके अंदर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब वो देखते हैं क्या है। कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट इन्वॉल्व यूजिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का इस्तेमाल है। लॉजिकल रीजनिंग रिप्लेसेस इंट्यूटिव रीजनिंग। ये जो दिमाग में ऐसी कोई रीजनिंग आ जाती थी, उसके बजाय अब लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आते हैं, बट ओनली इन कंक्रीट सिचुएशन। ये चीज याद रखें। वैसे लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वो आती है जब लॉजिकल रीजनिंग वो सामने कोई चीजें पड़ी हुई हों, तो उनकी कंक्रीट सिचुएशन की जो रीजनिंग है वो इस स्टेज के अंदर आती है। कंक्रीट सिचुएशंस की जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन
अगर वो ख्याली हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, तो फिर नहीं कर सकते। ये दोनों स्टेजेस में यही फर्क है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होगी इन कंक्रीट सिचुएशन, कि जो चीजें नजर आती हैं उनके अंदर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं। और जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज नेक्स्ट आएगी, उसके अंदर वो ख्याली तौर पे भी लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं, अगर कंक्रीट चीजें ना भी हो तो। अच्छा जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। पिछली स्टेज में हमने कहा था कि बच्चों को नहीं समझते कंजर्वेशन को, लेकिन यहाँ अब वो समझ जाते हैं। 7 to 11 ईयर ऑफ एज है, यहाँ वो पानी की मिकदार को देख के बता सकते हैं कि ये हाइट वाला जो पानी है ये उसके बराबर है क्योंकि उसका पेंदा बड़ा है, या वो टब में पानी है तो उसका स्पेस नीचे का ज्यादा है, तो यहाँ पे वो समझते हैं। तो इसी को हम कहते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन, यहाँ बच्चे क्लासिफिकेशन को भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों के हवाले से बात करें ना, तो इससे पहले की स्टेज के जो बच्चे हैं वो आपने देखा होगा घरों में कि वो बच्चा है तो उसका फादर है और साथ उसकी अगर बच्चे की फूफो खड़ी है, तो वो फूफे अगर कहेगी ना कि ये मेरा भाई है, तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं ये मेरे अब्बू है, ठीक है ना। तो वो जो मुख्तलिफ रिलेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन इस स्टेज में वो समझता है कि हाँ जो मेरा फादर है वो किसी का भाई भी हो सकता है, वो किसी का बेटा भी हो सकता है, दादा अबू का वो बेटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन को वो समझ आता है। सीरिएशन, सीरिएशन जो है some Piagetian task require children to reason about relations between classes। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को अगर स्टिक्स दी जाए ना मुख्तलिफ साइजेस की, तो उनको कहा जाए कि इसको तरतीब से लगा दें, तो वो लगा सकते हैं। जबकि इससे पहले की स्टेज में हो सकता है वो कंफ्यूज हो, और अगर उनका एक सिरा वो बराबर कर दें तो वो ये समझें कि ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे वो बड़ी स्टिक को पहले रखेंगे, उसके बाद छोटी को, फिर उसके बाद छोटी को, उसके बाद छोटी को। तो दिस इज सीरिएशन, ठीक है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या है कि यहाँ ये बच्चे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो फिर ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है जी, ठीक है। लेकिन हम फिर स्टिक्स की बात कर रहे हैं, कंक्रीट चीजों के मुतालिक वो ये कह सकता है। और ख्याली तौर पे अगर उनको कोई ऐसा बताया जाए कि इसकी लेंथ इतनी है, दूसरी स्टिक की लेंथ इतनी है, तो फिर वो यहाँ नहीं कर सकेगा, वो अगली स्टेज में करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंक्रीट चीजें हैं उसको वो लेंथ वाइज जो है वो देख सकता है कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका वो जवाब दे सकता है। लास्ट स्टेज है जी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ जी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल के बच्चों की से मुतालिक होती है। इन दिस स्टेज the formal operational stage, which emerges at about 11 to 15 years of age, is Piaget's fourth and final cognitive stage. At this stage, individual move beyond reasoning, अब वो only about concrete experiences and think in more abstract, idealistic and logical way. अब बच्चे जो है ना पहले जो सोच रहे थे या रीजनिंग कर रहे थे वो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के हवाले से, जो चीजें नजर आती हैं या जिनको वो टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से रीजनिंग कर सकते थे। लेकिन इस स्टेज में दे कैन थिंक इन मोर एब्स्ट्रैक्ट। अब चीजें उनके सामने नहीं है, लेकिन वो जहनी तौर पर उनके मुतालिक सोच सकते हैं, ठीक है ना, लॉजिकल वेज रीजनिंग कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन में, एब्स्ट्रैक्ट जब उनके पास कंक्रीट चीजें नहीं है या सॉलिड चीजें उनके सामने नहीं है, तो इसके अंदर जी लॉजिकल रीजनिंग आती है, थिंकिंग आती है, ऑपरेशनल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। ये सारे जो है इस स्टेज का खासा है, ठीक है ना। अगर उनको बताया जाए ए बी सी का ताल्लुक और उनके सामने नहीं है कोई चीजें, और उनको बताया इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन दे कैन कंक्लूड और थिंक
that A is equal to C. तो this is the characteristic of formal operational stage. ठीक है ना, फोर्थ स्टेज का ये कैरेक्टरिस्टिक है. अच्छा जी, इसके बाद वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, इसको देखते हैं. वाइगॉट्स्की की थ्योरी ये एक रशियन एजुकेशनिस्ट है, इन्होंने पेश की. और इनका बेसिक फोकस जो है, जिस तरह हम यहाँ पे कॉग्निशन डेवलपमेंट, प्याजे की थ्योरी हमने पढ़ी है, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है ना. तो वो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो कैसे होती है. इसका फोकस ये है कि सोशल डेवलपमेंट इज द बेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इसका बेस क्या है? सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन इज द बेस ऑफ वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बेस जो है वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन. अच्छा जी, इसकी 3-4 एजम्पशंस हैं. ये 3 एजम्पशंस हैं. क्या है? फॉर एग्जांपल वो कहता है एजम्पशन नंबर 1, Vygotsky take a developmental approach, mean understanding the child's cognitive functioning by examining its origin and transformations from earlier to later forms. वो कहते हैं cognitive development किसी अलग थलग नहीं होती. ठीक है, ये cognitive function कैसे हम देख सकते हैं किसी बच्चे? by examining its origins and transformations from earlier to later forms. जब से बच्चा डेवलप हो रहा है उसके ओरिजिन से लेके अब तक तो क्या उसके अंदर तब्दीलियां आई हैं, उसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. Thus, a particular mental act such as using inner speech cannot be viewed accurately in isolation. अब बच्चा जो है उसकी खुद कलामी को हम अगर बच्चा खुद कलामी करता है तो इसको आइसोलेशन में नहीं हम देख सकते, बट शुड बी इवेल्यूटेड एज अ स्टेप इन ग्रेजुअल डेवलपमेंट प्रोसेस. तो ये जो खुद कलामी उसके अंदर है ये कैसे आई है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट प्रोसेस के जरिए आई है. ऐसे फैक्टर्स थे, ऐसे हालात थे जिसमें से वो गुजरा है और उसके अंदर ये खुद कलामी जो है वो पैदा हुई. तो जो भी मेंटल एक्ट या कॉग्निटिव एक्ट डेवलप होता है वो थ्रू अ सीरीज ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. कुछ चीजें वो देखता है, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर जो है उसके अंदर वो जो कॉग्निटिव एक्ट जो है वो डेवलप होता है, या उसके अंदर भी फिर वक्त के साथ जो तब्दीलियां आती हैं. तो इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते. नंबर 2 assumption, Vygotsky second claim that to understand cognitive functioning it is necessary to examine the tools that mediate and shape it. जो उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं उसमें मुख्तलिफ टूल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है उसमें बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर सकती है. बच्चे जो है आमतौर पे आपने देखा होगा जो बच्चे सोशली ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनका जहन भी ज़्यादा काम करता है. तो यहाँ कहता है कि वो जो जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है उसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. तीसरी थ्योरी जो तीसरी असम्पशन है वो क्या है? थर्ड क्लेम वाज दैट कॉग्निटिव स्किल्स ओरिजिनेट इन सोशल रिलेशन एंड कल्चर. सिंपल सी बात है कि वो कहता है जी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो सोशल रिलेशंस और कल्चर में होती है. जो बच्चे आपने देखा होगा वैसे कि जो सोशल लाइफ में बच्चे ज़्यादा होते हैं, जो बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, जो बच्चे ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा है, जिनका हल्का अहबाब ज़्यादा है, जो ज़्यादा शरारतें करते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और आने वाली ज़िंदगी में वो ज़्यादा कामयाब होते हैं. तो वाइगॉट्स्की की थर्ड असम्पशन यही है. हाँ जी, अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं. एक तो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये आता है जी एमसीक्यूज में. ये क्या है?
it is a term for the range of tasks that are too difficult for children to master. अब बच्चों को हमने इतना ज्यादा काम, इतना मुश्किल काम दे दिया कि वो कर नहीं सकते, then but they can learn with guidance and assistance from adults. लेकिन अगर adults teachers उनको गाइड करें, असिस्ट करें, तो वो चीजें सीख सकते हैं. इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, के बच्चे जो हैं आसान चीजें सीख लेते हैं, लेकिन मुश्किल चीजों के सीखने के लिए उसको किसी ना किसी गाइड या टीचर की जरूरत होती है. ठीक है ना. तो मुश्किल चीजों में टीचर उनकी हेल्प करेंगे तो वो चीजें भी सीख जाते हैं. इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं. दस द लोअर लिमिट ऑफ ZP इज द लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रीच्ड बाय द चाइल्ड वर्किंग इंडिपेंडेंटली. जो लोअर लिमिट है ZPD की, वो खुद ही कर लेता है ना. फॉर एग्जाम्पल उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो चूंकि वो आसान है तो बच्चा खुद ही कर लेता है. The upper limit is the level of additional responsibility the child can accept with the assistance of an able instructor. जबकि अपर लिमिट तक वो उस वक्त पहुंचेगा जब कोई टीचर उसको असिस्ट करेगा. तो दिस इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इसके साथ एक और टर्म है, उसको देख लेते हैं जी. दैट इज स्कैफोल्डिंग. हाँ जी, क्लोजली लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, अ टेक्निक ऑफ चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट. यही इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, अ टेक्निक ऑफ चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट. बच्चा अगर खुद कर रहा है तो आप मौका दें कि वो खुद करे, लेकिन कम गाइड करें जितनी गाइडेंस की उसको जरूरत है. लेकिन जैसे जैसे उसका टास्क डिफिकल्ट होता जाएगा, काम डिफिकल्ट होता जाएगा, तो लेवल ऑफ सपोर्ट आप बढ़ाते जाएंगे तो वो बच्चा लर्न करता जाएगा. इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं जी. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज.